हेलो एवरीवन। तो हमने अपना यहाँ तक पढ़ लिया था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों है। आ जाता है हमारा अपना कि अब हमें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करना है हमें। एक मिनट रुकिए। तो देखो, ये ना आज का जो टॉपिक है हमारा, चलो ये ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों हमारा कि जो भी हमारी प्रजाति हैं, लोग जितने भी हैं या जानवर जो हैं, बेसिकली जानवर और पेड़ पौधे, इनको धीरे धीरे नुकसान पहुंच रहा है। और इन नुकसान पहुंचने का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा जो कारण है वो हम और हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से जानवरों और पेड़ पौधों, जो भी फॉरेस्ट है और जो भी हमारा पूरा इकोसिस्टम है, वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको इफ़ेक्ट पहुंच रहा है। तो यहाँ जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो, द मेजोरिटी ऑफ दीज द कॉज आर बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ही मेन कारण है किसका? हमारे जो भी आपकी क्या है, नुकसान हो रहा है हमारी अर्थ को। ठीक है, तो सबसे पहला हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में आता क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज़्यादा लोग होंगे, तो उनकी ज़रूरतें ज़्यादा, उनको घर चाहिए, उनको खेती बाड़ी करने के लिए जगह चाहिए। अब वो जगह उन्हें कहाँ से मिलेगी? तो वो क्या करते हैं, उस जगह के लिए पेड़ों को काटते हैं। जैसे आप यहाँ जो एक फ़ोटो है आपके सामने, पिक्चर, इसमें आप देख पा रहे हो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्यों हो रहा है। खेत खलियान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, लकड़ियों के लिए, जलाने के लिए, टिम्बर होती है फायरवुड, ठीक है ना, आग जलाने के लिए जो लकड़ी चाहिए, या इंडस्ट्रीज़ बनानी है। अब इंडस्ट्रीज़ कभी भी गवर्नमेंट वहाँ बनाने की परमिट नहीं देती जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, हमेशा कमर्शियल जगह पर ही बिल्डिंग या जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो बनाई जाती है। रेजिडेंशियल एरिया जहाँ लोग रहते हैं उसको रेजिडेंशियल एरिया बोलते हैं, वहाँ आप इंडस्ट्रीज़ नहीं बना सकते। तो किसी खुली जगह में इंडस्ट्रीज़ बनानी है तो वो खुली जगह कहाँ से मिलेगी? वो जंगल काट के मिलती है। तो सबसे पहला और मेन कारण यही है। अब इसकी वजह से आपका हो क्या रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉल्यूशन भी हो रहा है। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उसको ज़्यादा सामान चाहिए। अब ज़्यादा सामान है तो वो ज़्यादा उसको जलाएंगे, बर्न करेंगे। ज़्यादा प्लास्टिक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, तो उसको जलाते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती है जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, एयर पॉल्यूशन। फिर वो लोग अपने गाँव में कपड़े भी धो रहे हैं नदियों में, ठीक है, कोई मर जाता है तो उसमें अस्थियाँ बहा देते हैं। इन सब की वजह से क्या हो रही है? नदी पॉल्यूट हो रही है। जैसे हमारी गंगा नदी धीरे धीरे और यमुना दोनों ही पॉल्यूशन के बहुत बड़े कगार पर हैं। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उसके अंदर लोग बाग नॉर्मली नहा भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन के कारण है। फैक्ट्रियों से केमिकल रिलीज़ हो रहा है, वो सब कहाँ जा रहा है? पानी के अंदर जा रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, और फिर उसके बाद कोई रैपर हो गए, किसी ने कुछ खाया और कहीं कूड़ेदान में फेंकने की बजाय कहीं भी रोड ज़मीन पर फेंक दिया, वो जाता है नालियाँ, नालियाँ ब्लॉक होती हैं, फिर वो नालियाँ पानी में जाती हैं, समुद्र में हो गई। ठीक है, अब डायरेक्ट नदी समुद्र में तो जाने, वो पानी नालियाँ जो है समुद्र में जा नहीं सकती तो नदियों में जाती हैं, उसको गंदा करती हैं। तालाब में गई, तालाब गंदा किया। तो ऐसे ऐसे हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन, कहीं भी रैपर फेंक दिया, वो फिर मिट्टी में दब रहा है तो वो पोल्यूशन कर रहा है। तो इस वजह से तो ये सारे पोल्यूशन के कारण हैं। ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, पावर जनरेशन, ठीक है, एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट्स टू द एयर, ये सब पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसका मतलब क्या है? थोड़ा पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स कॉज मैसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। अपने फ़ायदे के लिए इकोसिस्टम का बिगाड़ते जा रहे हैं। जैसे कुछ दे रखा है, ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है, जंगल काटे जा रहे हैं, वो भी पोल्यूशन का कारण है। फिर उसके बाद
राइना या फिर प्लास्टिक का बहुत यूज़ किया जा रहा है। मछलियों को खाना, सांप को भी खाते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, क्यों हुआ था? चमगादड़ से हुआ था, चमगादड़ से वायरस आया था, बैट से। तो वो चाइना के लोग वो बहुत अलग अलग चीज़ें खाते हैं, तो ये सब नेचर को इफ़ेक्ट कर रहा है। लोग फिर उसके बाद राइनासेरोस होता है, उसका सींग जो है वो तोड़ देते हैं सजाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए। हाथी के दांत हो गए, ठीक है, बाघ की स्किन हो गई, भालू की स्किन हो गई, सांप की स्किन हो गई, जूते बनाने के लिए, लेदर बनाने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है। तो ये था हमारा ह्यूमन का एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, राइनो का हॉर्न हो गया, ठीक है। ट्रेड्स करते हैं रेप्टाइल फिश का फैशन बनाने के लिए, बियर के बाल स्किन का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर अब होता क्या है, इससे ये सारे काम करने से हमारे क्लाइमेट में भी चेंज आ रहा है। क्लाइमेट में चेंज कैसे आ रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी फैमिली को कहीं जाना है, हर कोई अपनी अलग अलग गाड़ी लेकर गया, एक भी गाड़ी यूज़ हो सकती थी, सीएनजी आ गई है खैर, तो सीएनजी सस्ती भी है और पोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं होता। लेकिन उसी की दूसरी वजह पेट्रोल है, डीजल है, ये जब बर्न होता है तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर में जा रही है। और सबसे मेन कारण जो है ग्रीन हाउस गैस का, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करती हैं, अगर हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना गैस के, वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर देते हैं। एक अमाउंट तक गर्मी को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर बहुत देर के बाद वो हीट अपने अंदर से निकाल देते हैं। और वो हीट निकल कहाँ रही है? हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गर्म हो जाएगा अपने नॉर्मल टेम्परेचर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन क्या है? द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ का जब एवरेज टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से सीधा सीधा किस पे फ़र्क आता है? हमारे क्लाइमेट पे। जहाँ गर्मी होनी चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लिमिट से ज़्यादा। जहाँ ठंड होनी चाहिए वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है, या जहाँ ठंड होनी चाहिए वहाँ गर्मी हो रही है। जहाँ बारिश नहीं आती वहाँ इतनी आ रही है, और जहाँ आनी चाहिए वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं आ रही। मतलब एक नॉर्मल क्लाइमेट रूटीन नहीं है। क्लाइमेट रूटीन हमारा क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। पहले बारिश होती थी, अब धीरे धीरे बारिश होना कम हो गया है, ठीक है। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से? ऑलरेडी हमारी किसकी वजह से? ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन से, ठीक है। फिर आता है IUCN। ये IUCN है क्या? देखो, फुल फॉर्म पहले, I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, U स्टैंड्स फॉर यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN। अब ये क्या है? ये एक हमने क्या बनाई? कमेटी बनाई। जो भी हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी हमारे नेचर का है, उसने बनाने के लिए IUCN बनाया, एक कमेटी बनाई, जिससे वो क्या कर सकते हैं? हमारे नेचर को और नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, विच वर्क्स टुवर्ड द ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, ताकि प्लांट्स को बचाया जा सके, एनिमल्स को बचाया जा सके और उनकी जनजाति हैबिटेट्स को बचाया जा सके। IUCN का सबसे बड़ा एम क्या है? एम का मतलब है उनका मोटो क्या है, मोटिव क्या है? उनका मोटिव है लोगों को इनकरेज करना, थोड़ा इनिशिएट लेना और उसके कंजर्वेशन में हेल्प करना, ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो हमारे नेचर को कंजर्व करे, ठीक है ना। और इनकरेज क्यों करना है? ताकि सारे लोग मिलकर धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को इनकरेज करें कि हमें पेड़ पौधे या पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना, ठीक है। इट इंश्योर वाइज एंड इक्वल सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और जो हमारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबल यूज़ मतलब लिमिटेड यूज़ हो, फालतू का यूज़ ना हो। फॉर्म हुई थी ये, एंड इज़ लोकेटेड इन जिनीवा इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में जिनीवा नाम की जगह है, वहाँ फॉर्म हुई थी। और इसमें क्या है, 83 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया और 108
गवर्नमेंट एजेंसीज थी, 766 NGO थे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और 81 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, और कितने थे, 10,000 साइंटिस्ट थे, अलग अलग कंट्रीज़ के, पूरे देश के अलग अलग कंट्रीज से साइंटिस्ट थे। सब ने मिलकर अपनी अपनी थ्योरी दी, जब जाके क्या हुआ, IUCN बना। और IUCN आल्सो मेंटेन्स अ इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे ये रहा, एक होता है हमारा एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वो जो विलुप्त हो चुकी है, मतलब जिनकी डेथ हो गई और वो ख़त्म हो चुकी है। एक होती है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब है जो ख़त्म होने वाली है, ठीक है, जो ख़त्म होने वाली है। और एक होता है थ्रेटेंड स्पीसीज़। थ्रेटेंड स्पीसीज़ का मतलब है जिसका हमें खोने का डर है, कि जो अभी बहुत कम अमाउंट में है और आने वाले टाइम में वो क्या हो जाएगी, वो भी विलुप्त हो सकती है। तो वो उन्होंने एक रेड डाटा बुक बनाई, और इन 1994 द IUCN adopted a revised set of red list categories prepared by IUCN species। तो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी जो जाति हैं वो विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग एक सर्वाइवल कमीशन बैठा था। इन दिस लिस्ट स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप। 9 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था उन्हें, टोटल पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग, कहाँ पर वो रहते हैं, एरिया, और इन सब चीज़ों ने कंजर्वेशन को हेल्प, बचाने में हेल्प करी, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आता है इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुई है लेकिन ख़त्म होने की कगार पर है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है विच इज़ एट अ रिस्क ऑफ बीइंग बिकमिंग एक्सटिंक्ट, विलुप्त होने की कगार पर है, विलुप्त नहीं हुई है, कगार पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका कारण क्या है, वही हमारे क्लाइमेट चेंज हो गए हमारी वजह से, ठीक है, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, जंगल काट रहे हैं, ठीक है, हाथी के दांत, ये जो दांत हैं इनको, उसके राइनो का जो सींग है, इसको करने के लिए, जाइंट पांडा, पांडा की स्किन यूज़ करने के लिए, पर्स बनाने के लिए, बैग, ब्लू व्हेल इसको खाने के लिए। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सारी अब क्या है, हमारी इंडेंजर्ड एनिमल या इंडेंजर्ड स्पीसीज जो ख़त्म होने की कगार पर हैं। जाइंट पांडा सिर्फ कुछ ही जगह रह गए हैं, ब्लैक राइनोसोरस ख़त्म होने वाला है, हमारा अफ्रीकन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट की तादाद भी अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और ब्लू व्हेल बहुत कम हो गई है, क्योंकि आजकल ब्लू व्हेल की तस्करी, या जो भी उसके दांत है, ब्लू व्हेल के भी दांत होते हैं उनको, और ब्लू व्हेल की स्किन के लिए मारते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। तो कोई पूछे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में कौन, जाइंट पांडा, ब्लैक राइनो, सी टर्टल, ठीक है, समुद्री कछुआ, अफ्रीकन एलिफेंट और ब्लू व्हेल, ये सारी हमारी इंडेंजर्ड है। फिर आता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मैंने आपको बता दिया जो ख़त्म हो चुकी हैं। सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डाई आउट नेचुरली, जो कुछ अपने आप हो चुकी हैं, कुछ को हमने ख़त्म कर दिया है। बिकॉज न्यू स्पीसीज आर मोर सक्सेसफुल सर्वाइवल, नई जो आने वाली स्पीसीज है वो ज़्यादा सर्वाइवल के लिए सक्सेसफुल है, ज़्यादा बेनिफिट है उसको रहने के लिए, इसलिए पुरानी स्पीसीज़ के पास नहीं थे तो वो मर गए। तो कुछ उसमें से एक्सटिंक्ट हो गई और कुछ होने वाली हैं, जिसमें दे डाइड बिकॉज द क्लाइमेट वॉज नॉट फेवरेबल फॉर देम। तो कुछ ऐसी हमारी प्रजाति होती हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं झेल पाती, तो वो रहते हैं हमारे रेगिस्तान में। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ठंड झेल पाते हैं, इसीलिए वो ठंडी जगह पर, जैसे पोलर बेयर, वो गर्मी में नहीं रह सकता, गर्मी में मर जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे आइसबर्ग्स हैं या जो भी आपके ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, जिसका खतरा सीधा सीधा किसको है, पोलर बेयर को, वो मरना स्टार्ट हो गए, सील हो गए वहाँ पर, ठीक है। नाउअडेज स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट मेनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो सबसे पहला कारण तो क्लाइमेट हो गया, ठीक है, क्लाइमेट की कंडीशन, लेकिन इसका इतना चेंज नहीं हो रहा जितना चेंज हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। जो चेंज हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आ रहा है उसकी वजह से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं। दैट अबाउट 125 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 60 स्पीसीज ऑफ मैमल्स हैव बीन एक्सटिंक्ट। 125 स्पीसीज किसकी, पक्षियों की, बर्ड्स की ख़त्म हो चुकी है। मैमल्स की 60, कब से लेके 1600 से, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। कंजर्व कैसे करना है, तो हम सबको पता ही है कि इन सब चीज़ों को कंजर्व कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है, प्लास्टिक ना जलाएं, पॉपुलेशन क्रिएट ना करें, पॉपुलेशन कंट्रोल भी करें और पॉल्यूशन ना करें, ये कुछ मेन कारण है, ठीक है।
पेड़ पौधे लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी की तरफ से हमने कुछ फॉरेस्ट के रिसोर्ट स्टार्ट करे थे, नेशनल पार्क, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। तो इसको हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना, होमवर्क मैं आपको दे दूँगा। ओके, थैंक यू।